एवरीवन, आज हम पूंजी संपत्ति से आय एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो भी लाभ होता है वो पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होता है। तो इसके लिए कुछ शर्तें थी कि 5 शर्तें हमने पहले देखी थी कि पूंजी संपत्ति का होना जरूरी है और उस संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए और उक्त संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना चाहिए और वह लाभ ऐसा हो जो कि आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत किसी भी सब सेक्शन के अंतर्गत कर मुक्त नहीं हो। तो ये शर्तें अगर पूरी होती है तो पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होता है। तो आज हम देखेंगे कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण माना जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में पूंजी संपत्ति के कुछ ऐसे हस्तांतरण हैं जिनको कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें पहला आता है संपत्ति का विक्रय, अदला बदली अथवा त्यागना, यानी कोई संपत्ति बेची जाती है या एक्सचेंज की जाती है या उसको त्याग दिया जाता है तो वो हस्तांतरण माना जाएगा। पूंजी संपत्ति में अधिकारों का समाप्त होना, अगर किसी पूंजी संपत्ति में किसी व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो वह पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। संपत्ति का किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण, अगर किसी संपत्ति को गत वर्ष में किसी सरकारी संस्था द्वारा या किसी के द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया जाता है तो वो हस्तांतरण की कैटेगरी में आएगा। संपत्ति को व्यापार के स्टॉक के रूप में परिवर्तित करना, अगर करदाता अपनी कोई पूंजी संपत्ति है उसको व्यापारिक स्टॉक में कन्वर्ट करती है तो वो हस्तांतरण है। संपत्ति का कब्जा देना, यानी किसी संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन के अंतर्गत अगर उसका पोजीशन दे दिया गया है तो वो हस्तांतरण माना जाएगा। कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हो या अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग के योग्य बनाता हो, चाहे ऐसा एक सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करके या किसी कंपनी का अंश खरीद कर या किसी अन्य व्यवस्था के कारण संभव हुआ हो तो वह हस्तांतरण माना जाएगा। बीमित संपत्ति का नष्ट होना, अगर किसी संपत्ति का इंश्योरेंस करवाया गया है और वो संपत्ति नष्ट हो जाती है तो वो भी हस्तांतरण माना जाएगा। साझेदारी फर्म द्वारा साझियों को संपत्ति का वितरण, पार्टनरशिप फर्म द्वारा अगर अपने साझेदारों को संपत्तियों का वितरण किया जाता है तो वह हस्तांतरण है। साझियों द्वारा साझेदारी फर्म को संपत्ति का हस्तांतरण, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई संपत्ति दी है तो वो संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा कि उस पार्टनर के द्वारा संपत्ति हस्तांतरित की गई। सहकारी समिति, कंपनी तथा व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण, अगर किसी व्यक्ति ने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी कंपनी या व्यक्तियों के समुदाय की मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए अपनी कोई संपत्ति उनको दी है तो वो उस व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति का हस्तांतरण किया गया माना जाएगा। एक मुश्त विक्रय, अगर किसी संपत्ति को एक साथ बेच दिया गया है, लमसम सेल हो गई है तो वो भी हस्तांतरण है। खान संबंधी पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना, अगर किसी के पास माइंस हैं, खान है और वो उसको लीज पर दे देता है किसी को तो वो संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। एंड जीरो कूपन बॉन्ड का शोधन, अगर किसी के पास जीरो कूपन बॉन्ड है और उनका रिडम्पशन होता है तो वो भी हस्तांतरण की कैटेगरी में शामिल होगा। तो ये कुछ ऐसे हस्तांतरण थे जिनको कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। लेकिन इसके अपवाद हैं कि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनको कि हस्तांतरण नहीं माना जाता है और पूंजी लाभों को कर योग्य होने की एक पहली शर्त यही है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47 के अंतर्गत ऐसे कुछ व्यवहार दिए गए हैं जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता है और इन व्यवहारों से उत्पन्न लाभ भी पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स इसमें देखेंगे, यानी ट्रांजैक्शन एंड नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, यानी व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता। तो जब हस्तांतरण नहीं माना जाएगा तो उनसे होने वाला कोई भी लाभ अगर है तो वो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। जैसे हिंदू विभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर संपत्तियों का वितरण, अगर कोई हिंदू विभाजित परिवार का विभाजन होता है और विभाजन होने पर हिंदू विभाजित परिवार की संपत्तियों का बंटवारा अगर होता है तो उसे संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, अगर किसी को कोई गिफ्ट दे दी जाती है किसी के द्वारा तो वो पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है।
एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी ऐसी भारतीय सहायक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक कंपनी के 100% अंश हों, लेकिन इस पूंजी संपत्ति में व्यापारिक स्टॉक शामिल नहीं है। सूत्रधारी कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कि किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखती है, खरीद लेती है। तो यहाँ तो 100% वाली बात है कि अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद रखे हैं और उसने अपनी कोई संपत्ति अगर सहायक कंपनी को हस्तांतरित की है तो ये हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जिनमें कि इनको की पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता, या एक सहायक कंपनी द्वारा अपनी ऐसी भारतीय सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक कंपनी के 100%, यानी या तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अगर कोई संपत्ति हस्तांतरित करती है तो वो पूंजी लाभ के पर्पज से हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली किसी कंपनी का एकीकृत कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी हो तो ये हस्तांतरण की कैटेगरी में नहीं है, यानी पूंजी लाभ की गणना उस पर नहीं की जाएगी। और बहुत से ऐसे व्यवहार हैं जो कि आपको मैंने इसमें भेजे हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। और इन हस्तांतरणों को पूंजी लाभ की कैटेगरी के लिए हस्तांतरण नहीं माना गया है, यानी एक राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक वस्तु, कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, रेखाकृति, पेंटिंग, फोटोग्राफ अथवा लेख का सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय लेखागार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को हस्तांतरण करने पर उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। या किसी कंपनी के ऋण पत्रों को अंशों में या अंशों को ऋण पत्रों में अगर कंपनी परिवर्तित करती है तो उसे हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड्स का हस्तांतरण होता है तो वो हस्तांतरण पूंजी लाभ के पर्पज से हस्तांतरण नहीं है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियों को ऋण पर देने के परिणाम स्वरूप किया गया हस्तांतरण पूंजी लाभ के लिए हस्तांतरण नहीं है। 1/3/1970 से पूर्व भारत में शहरी भूमि का हस्तांतरण, किसी भारतीय कंपनी ने विदेशी मुद्रा के बदले में कोई बॉन्ड्स निर्गमित किए हैं जिसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं, वह बाद में इनका अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे परिवर्तन को हस्तांतरण नहीं माना जाता है। या रिवर्स मॉर्गेज यानी उल्टा बंधन की अधिसूचित योजना में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता। तो ये ऐसे व्यवहार हैं जिनको कि पूंजी लाभ के पर्पज से हस्तांतरण की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल इसमें नहीं बताई है। अब आता है ये पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण गत वर्ष में हो। पहली शर्त तो यह है कि पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, और हस्तांतरण फिर तीसरी शर्त ये आती है किसी भी आय को इस शीर्षक में प्रयोग करने के लिए पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण गत वर्ष में हो, यानी कैपिटल असेट्स बी ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी करदाता की गत वर्ष की आय पर निर्धारण वर्ष में कर लगता है, ये सामान्य नियम है। इसलिए सामान्यतः ऐसी पूंजी लाभ जो गत वर्ष में यानी गत वर्ष 2019-20 में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न हुए हैं वे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 जो हम पढ़ रहे हैं 2021 में कर योग्य होंगे। लेकिन इनके कुछ अपवाद हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि गत वर्ष से पूर्व की अवधि में हुए पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर गत वर्ष में कर लगता है। इसमें पहला आता है बीमित पूंजी संपत्ति के नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने पर, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंश्योर्ड कैपिटल सेट्स सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत। यानी कई बार ये होता है कि पूंजी संपत्ति जिसका कि इंश्योरेंस कंपनी से करवाया गया है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाती है और उस पर बीमा कंपनी से कोई राशि अथवा संपत्ति प्राप्त होती है, तो इसके लिए करदाता को कोई लाभ प्राप्त होता है तो ये ऐसा लाभ उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में इंश्योरेंस कंपनी से दावे की राशि या उसके बदले में कोई संपत्ति प्राप्त होती है। यानी संपत्ति नष्ट पहले हो गई, इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम की राशि मिलेगी तभी उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी, जब तक क्लेम की राशि नहीं मिलेगी तब तक कोई पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें एक लिया है कि एक संपत्ति 20 फरवरी 2019 को
आग से जलकर भस्म हो गई। उसके दावे की राशि 28 अक्टूबर 2019 को प्राप्त हुई, जिस पर 5 लाख रुपए का पूंजी लाभ था। हालांकि संपत्ति 18-19 गत वर्ष में नष्ट हुई थी, क्योंकि फरवरी 19 में हुई तो 18-19 में हुई, लेकिन बीमा कंपनी से दावे की राशि प्रीवियस ईयर में 19-20 में प्राप्त हुई, इसलिए इस पर पूंजी लाभ की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में की जाएगी और 2020-21 में ही वो राशि कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। यानी यदि किसी कानून के अंतर्गत किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण सरकार द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी संस्था से द्वारा कर लिया जाता है, तो अधिग्रहण के फलस्वरूप मिलने वाली क्षतिपूर्ति से उत्पन्न पूंजी लाभ जिस गत वर्ष में राशि प्राप्त हुई है उस गत वर्ष में ही कर योग्य होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए अशोक कुमार की भूमि का 20 मई 2013 को अधिग्रहण कर लिया गया, जिसकी क्षतिपूर्ति की राशि 15 अप्रैल 2019 को प्राप्त हुई। यानी 2013 में अधिग्रहण हो गया था संपत्ति का, उसकी ज़मीन का, लेकिन जिस वर्ष अधिग्रहण हुआ उस वर्ष क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई, तो इस पर कोई पूंजी लाभ उस वर्ष ज्ञात नहीं करेंगे। पूंजी लाभ की गणना उस वर्ष की जाएगी जिस वर्ष क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है। तो 15 अप्रैल 2019 को जब ये प्राप्त हुआ तो उस पर 2 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ। तो यह पूंजी लाभ क्योंकि गत वर्ष में मिला है 19-20 में, तो यह पूंजी लाभ 20-21 कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होगा अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। और यदि क्षतिपूर्ति की राशि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त हुई है या प्राप्य हो, तो पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर योग्य होगा जिस गत वर्ष में इसके अंतिम आदेश न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण ने किए हों। यानी केस किया गया है तो जो भी आदेश हुए हैं उस वर्ष फिर इस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। नेक्स्ट आता है पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यानी यदि कोई करदाता किसी पूंजी संपत्ति को अपने व्यापार के स्टॉक में परिवर्तित कर देता है, तो जिस गत वर्ष में ऐसे स्टॉक को बेचा जाता है उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होगा, न कि उस गत वर्ष में जिसमें पूंजी संपत्ति को परिवर्तित किया गया है। यानी जब पूंजी संपत्ति को उसने व्यापारिक स्टॉक में कन्वर्ट किया है उस वर्ष उस पर पूंजी लाभ की गणना नहीं करेंगे। उस पर पूंजी लाभ की गणना तब की जाएगी जबकि उसको व्यापारिक स्टॉक के रूप में उस संपत्ति को बेचा जाता है। तो इस परिस्थिति में पूंजी लाभ की गणना करने के लिए संपत्ति का विक्रय मूल्य वही होगा जो संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तन की तिथि का उचित बाजार मूल्य होगा। तो इस पर यहाँ संपत्ति का विक्रय मूल्य वही माना जाएगा जो कि जिस दिन संपत्ति को कन्वर्ट किया गया था उस दिन उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य का क्या था। तो पूंजी लाभ की गणना के लिए हमें यहाँ उसका जो विक्रय मूल्य लेना है वो लेना है जिस तिथि को उसको व्यापारिक स्टॉक में कन्वर्ट किया गया था उस दिन उसका जो उचित बाजार मूल्य था। एक करदाता संपत्ति एवं स्टॉक में 2 प्रकार से परस्पर परिवर्तन कर सकता है, यानी पूंजी संपत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन। तो व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन इसे हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। व्यापारिक स्टॉक का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन इसे हस्तांतरण माना जाएगा। यानी व्यापारिक स्टॉक है और उसको व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया गया है तो इसे हस्तांतरण माना जाएगा। तो इन दोनों प्रकार के परिवर्तन को आगे इस चैप्टर में और देखेंगे। तो व्यापारिक स्टॉक में पूंजी संपत्ति जब कन्वर्ट हुई है उस समय उस पर पूंजी लाभ की गणना नहीं करेंगे। उस पर पूंजी लाभ की गणना तब की जाएगी जबकि उस संपत्ति को बेचा जाता है। नेक्स्ट आता है भूमि एवं भवन परियोजना के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ। यदि एक व्यक्ति अथवा हिंदुत्ववादी परिवार ने अपनी जमीन या अपनी भवन अथवा दोनों किसी विशिष्ट समझौते के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं, हस्तांतरित कर दिए हैं जो ऐसी भूमि या भवन या दोनों से रियल इस्टेट यानी भवन परियोजना को विकसित करेगा, यानी उसमें फ्लैट्स वगैरह बनाएगा, वह परियोजना में हस्तांतरणकर्ता एवं विकसितकर्ता को इस परियोजना में भूमि एवं भवन में हिस्सा मिलेगा। यानी जिसे हस्तांतरण किया है उसको वो उस रियल इस्टेट में यानी इस बिल्डिंग में ज़मीन भी देगा, भूमि और भवन में हिस्सा देगा। तो इस हिस्से के अतिरिक्त हस्तांतरणकर्ता को कुछ राशि नकद में भी दी जाएगी। यानी अगर किसी के पास कोई ज़मीन है या कोई बिल्डिंग है और वो अपनी इस बिल्डिंग को किसी बिल्डर को दे देता है रियल इस्टेट यानी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट में उसको ट्रांसफ़र करने वाले को वो रियल इस्टेट का जो विकसित करता है
हो उसको ज़मीन भी उसमें बिल्डिंग देता है, यानी उसमें कोई फ्लैट दे देता है या उसको साथ में नगद राशि भी देता है, तो ऐसी परिस्थिति में भूमि या भवन या दोनों परियोजना विकसित करने वाले व्यक्ति को पूर्व में दी गई वह परियोजना विकसित होने के बाद पूर्णतः या अंशतः उसके प्रतिफल स्वरूप कुछ भूमि या भवन या दोनों व साथ में नगद भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर पूंजी लाभ परियोजना के पूर्ण होने के प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही वो राशि कर योग्य होगी। यानी उस प्रोजेक्ट में जब उसको बिल्डिंग मिल जाएगी, उसमें फ्लैट मिल जाएगा, साथ में नगद राशि भी मिल जाएगी, तो पहले जो ट्रांसफ़र करी उसने अपनी जो ज़मीन और बिल्डिंग ट्रांसफ़र करी वो पहले कर दी, लेकिन उसको जब राशि प्राप्त होगी और उसमें बिल्डिंग में उसको हिस्सा जब मिलेगा तब उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी और ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी प्रदान करेगा। प्रतिफल में जो भूमि या भवन या दोनों प्राप्त हुए हैं उसका उस दिन मुद्रांक शुल्क हेतु जो मूल्यांकन किया गया है वही उस ज़मीन और भवन का प्रतिफल माना जाएगा जो उसने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में जो विकसित करता है उसको दी थी और उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी अंडर सेक्शन 45(5)(a) के अंतर्गत। तो ये पूंजी लाभ के लिए हस्तांतरण क्या है और किस तरीके से किन किन हस्तांतरण वो हस्तांतरण नहीं मानेंगे और हस्तांतरण गत वर्ष में हो ये ज़रूरी है, लेकिन इसकी कुछ अपवाद भी हैं कि गत वर्ष से पूर्व संपत्ति हस्तांतरित हो गई है लेकिन उस पर पूंजी लाभ की गणना हम बाद में करेंगे।